नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट दैट इज दी एलवीडीटी। एलवीडीटी का एक्सपांशन देखेंगे तो एलवीडीटी इज नथिंग बट द लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसड्यूसर। इसे हम ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं और ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में हम देखेंगे, उससे पहले हम जानेंगे कि ये इक्विपमेंट क्यों हम यूज़ करते हैं। तो ये जो इक्विपमेंट है एलवीडीटी वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि या तो किसी ऑब्जेक्ट की मूव लीनियर होगी या तो वर्टिकल यानी एक्स एक्सिस पे होगी या वाई एक्सिस पे होगी, तो ये क्या होगा, इक्विपमेंट का यूज़ करके हम उसकी डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते हैं। सोच ले हमें किसी भी एक पार्ट है उसकी डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, सोच लो यहाँ एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट वन पोजीशन से यहाँ तक हो गया पोजीशन 2 तक। तो क्या करेंगे, हम इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई ये हम मान सकते हैं। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट अगर कुछ सेंटीमीटर में होगी तो हम ये मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट अगर कोई माइक्रोन में होगी या एमएम में होगी तो हमें ये मेजर करने में कुछ तकलीफ आएगी या कुछ हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उस वजह हम ये इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। तो इस इक्विपमेंट में है क्या, तो इस इक्विपमेंट में आप देख सकते हैं ये 3 टाइप के कॉइल्स है। तो ये पहली कॉइल है उसे हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल, और दूसरी जो कॉइल है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। यहाँ प्राइमरी कॉइल एक ही मौजूद है और सेकेंडरी कॉइल 2 है। तो एलवीडीटी के लिए कुछ कॉइल्स जो हमने ले लिए हैं, उस कॉइल को हम देखेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स हम आप देखेंगे तो इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स होना जरूरी है सेकेंडरी कॉइल में। इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स इन दी सेकेंडरी कॉइल में होना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, इस प्राइमरी वाइंडिंग को कुछ वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और उस प्राइमरी वाइंडिंग यानी कि प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में एक कोर मौजूद है। इस रेड वाला जो पार्ट है उसे हम कोर कहते हैं, और उस कोर को हमने आर्म को अटैच किया है। और ये जो आर्म होता है वो क्या होता है, ये कोई पार्ट है या ऑब्जेक्ट है जिसकी डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है, वो पार्ट इस आर्म को अटैच होता है। यानी कि इस पार्ट का कोई डिस्प्लेसमेंट हो गया तो आर्म के साथ इस कोर का भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, ये जो कोर बना है उसका जो मटेरियल है वो मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, अगर हम इसमें से वोल्टेज अप्लाई कर देंगे प्राइमरी वाइंडिंग को तो कुछ ना कुछ फ्लक्स उसमें जनरेट होगी, और ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें कुछ ईएमएफ जनरेट होगा। तो सोच लो इस पहली वाइंडिंग में हमने S1 नाम दिया है और दूसरी वाइंडिंग को हमने S2 नाम दिया है। तो इसकी बात करेंगे तो कुछ ना कुछ ईएमएफ जनरेट होगा, इसमें कुछ E1 जनरेट होगा ईएमएफ, और सेकेंडरी वाइंडिंग 2 में E2 ईएमएफ जनरेट होगा। अगर सोच लो हमने यहाँ से वोल्टेज दे दिया और जब हम इस कोर को सेंटर पोजीशन पे है तो क्या होगा, अगर इसमें ईएमएफ जनरेट होगा तो जो प्राइमरी वाइंडिंग फर्स्ट है उसमें जो ईएमएफ जनरेट होगा यानी कि E1 इज इक्वल टू सेकेंडरी वाइंडिंग में भी होगा, इज इक्वल टू E2। दूसरी केस क्या होगी, अगर ये जो पार्ट है वो लेफ्ट की तरफ मूवमेंट हो गई, इस पार्ट की लेफ्ट की तरफ मूवमेंट हो गई, यानी कि क्या हुआ, इस कोर की भी मूवमेंट हो गई लेफ्ट की तरफ। यानी कि क्या हुआ, जो प्राइमरी वाइंडिंग 1 है उसमें ईएमएफ ज़्यादा हो गया, यानी क्या होगा, E1 इज ग्रेटर देन E2। अगर इस कोर राइट की तरफ उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई तो क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग 2 में ज़्यादा ईएमएफ क्रिएट होगा, यानी कि क्या होगा, वहाँ E2 इज ग्रेटर देन E1। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस इसमें आ जाएगी। तो सोच लो यहाँ से हमें डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है, तो क्या करेंगे, इसको हम वोल्टेज दे देंगे
इस आर्म को हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट की हमें डिस्प्लेसमेंट मेजर करनी है वो ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर देंगे। ये ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट सोच लो राइट की तरफ हो गई तो क्या हुआ, सेकेंडरी वाइंडिंग में कुछ ईएमएफ जनरेट होगा और कुछ हमें डिफरेंस मिलेगा। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग 2 में हमें ज़्यादा ईएमएफ मिल रहा है ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट इन द राइट साइड, तो क्या होगा, यहाँ E2 माइनस E1 इज इक्वल टू कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। और सोच लो, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, राइट की तरफ ज़्यादा हो गई, तो फिर हम क्या करेंगे, E2 माइनस E1 ले लेंगे। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी तो क्या होगा, इस जो गैप है E2 माइनस E1 ये बड़ा यहाँ आएगा जहाँ डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है। तो हर एक पॉइंट पे ये E2 माइनस E1 डिफरेंट मिलेगा और अकॉर्डिंग टू दिस हम जान सकते हैं कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। वैसे ही हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, अगर हम E1 माइनस E2 वैल्यू ले लेंगे तो कुछ गैप्स हमें मिलेंगे और उस गैप की तरफ हम लेफ्ट साइड को कितना हुआ, राइट साइड को कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, ये हम जान सकते हैं फ्रॉम दी सेंटर। कभी कभी हम ये डिफरेंस लेने की भी ज़रूरत नहीं, हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ E1 माइनस E2 का डिफरेंस ले लेंगे और जब उसकी डिस्प्लेसमेंट अगर राइट साइड को होगी तो क्या होगा, ये वैल्यू निगेटिव में हमें मिलेगी, लेफ्ट साइड में मिलेगी तो E1 माइनस E2 हमें क्या होगा, पॉजिटिव मिलेगा। अगर ये कोर सेंटर पोजीशन पे रहेगा तो क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है वो नलीफाई हो जाएगी, यानी कि E1 इज इक्वल टू E2 मिलेगा हमें। और इसके जो बहुत सारे एडवांटेजेस भी है, तभी हम देखेंगे तो ये एक इकोनॉमिकल डिवाइस है, देन द प्राइमरी डिटेक्टर है, एक्यूरेसी भी इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी है। ये भी लिमिटेशंस क्या है, फॉर ये स्पेसिफिक इनपुट फ्रीक्वेंसी के लिए ये बनाया जाता है और जब हम उसमें स्ट्रेन गेज या स्ट्रेन गेज के लिए हम यूज़ करते हैं तो कोर इज एप्रिसिएबल मास कंपेयर टू द बॉन्डेड स्ट्रेन गेज। सो यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। सो ये जो डिवाइस है ये उसकी डायरेक्शन जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और सो डिवाइस ड्यू to these calculations this device is difficult to operate, but nowadays these devices are coming with digital displays and some microcontroller and the microprocessors. ओके, तो ये था LVDT यानी कि लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर और द ट्रांसवर्सर। तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए था। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर करने का एक डिवाइस, दैट इज द RVDT। थैंक यू सो मच।